हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल चैप्टर से, यानी कोशिका चैप्टर से न्यूक्लियस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में सभी चीज़ें, इसकी स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप और इसके सबसे मेन चीज़ है फंक्शंस। ठीक है, तो आज जो डायग्राम है हमारा, देखिए न्यूक्लियस का मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। ये तो एकदम ईजिली है, इसे आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने दिखाया हुआ है, लेकिन जो आप नोटबुक में ड्रॉ करेंगे वो आपका आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो न्यूक्लियस है वो हमारे सेल को, हमारी कोशिका को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके। तो हम लोग धीरे धीरे सारा पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए केंद्रक के बारे में क्या है। केंद्रक, इसकी डिस्कवरी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो केंद्रक की डिस्कवरी किसने की है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, लेकिन ये जो है जिन्होंने केंद्रक की खोज की वो रॉबर्ट ब्राउन है। बस ब्राउन और हुक में डिफरेंस है, ओके, बाकी रॉबर्ट दोनों के ही हैं। हम लोग आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्या लिखा है? कोशिका के मध्य में अथवा बड़ी केंद्रकीय रिक्तिका होने पर किसी एक किनारे पर सामान्यतः एक बड़े परिमाप तथा गोल आकार की संघनित संरचना पाई जाती है। इस लाइन का मीन्स ये है कि जो आपकी कोशिका है, कोशिका के सेंटर पोर्शन पर एक बड़ी गोल आकार की सघन संरचना पाई जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? देखिए आगे लिखा हुआ है जिसे केंद्रक कहते हैं। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। हर कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जैसे क्लेडोफोस नामक शैवाल, ये सब की कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए एक्सेप्शन हर जगह होता है, अपवाद हर जगह होता है, तो यहाँ पर भी अपवाद है। हर कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें एक से अधिक भी पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केंद्रक जिनमें दो पाए जाते हैं, मतलब ऐसी कोशिका जिनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग सिनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और ई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। दोनों ही चीज़ें किसके लिए हैं? जब दो केंद्रक पाए जाएं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके अध्ययन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर केंद्रक के निम्नलिखित भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखिए क्योंकि केंद्रक, कोशिका ही हमारी इतनी छोटी है, फिर उसके अंदर के पार्ट जो हैं वो और भी छोटे होंगे, तो इसलिए हम लोग इसे सामान्य आँखों से, मीन्स अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से केंद्रक को देखा गया तो इसके कितने पार्ट दिखाई दिए? 4 पार्ट दिखाई दिए। ठीक है, तो इनके हम लोग भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 4। पहला हमारा पार्ट है, पहला लिखा है केंद्रक आवरण, दूसरा लिखा है केंद्रक जालिका और तीसरा है केंद्रिका। 3 पार्ट हैं। तो केंद्रक आवरण का मतलब, ये नंबरिंग गलत डली है, आप नंबरिंग को देख लीजिएगा, 1st, 2nd और ये 3rd है। ठीक है, मीन्स न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस। तो इन तीनों पार्ट को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं केंद्रक आवरण पर। तो मैं पहले आपको केंद्रक का डायग्राम दिखा दे रही हूँ। केंद्रक आवरण, जालिका और केंद्रिका, तीनों चीज़ दिखाती हूँ आपको। देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो पहला जो हमारा तीसरा पार्ट है केंद्रिका, वो ये है न्यूक्लियोलस, ये ब्लू वाला पोर्शन जो दिख रहा है। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाया गया है, ये आपका दूसरा पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था। ठीक है, ये 3 हो गए, 2 हो गए। और न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप ये होता है, मीन्स ये जो न्यूक्लियस को पूरी चारों तरफ से घेरे हो, उसे हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें नहीं दिखाया गया है, आगे जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें आपको न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 पार्ट दिखा दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग अब स्ट्रक्चर पर। देखिए केंद्रक आवरण क्या होता है? या केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्लियों का बना होता है। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे केंद्रक छिद्र होते हैं। जब हम लोगों ने केंद्रक की स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने ऊपर देखी है, तो जो ये केंद्रक का आवरण बना था इस तरह से, तो इसमें क्या है? छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं ना आपको, ये है पोर, ये है पोर, ये है अपोर। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक छिद्र कहेंगे। केंद्रक आवरण केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान का नियमन करता है। ये किस लिए पाए जाते हैं? ये इसलिए पाए जाते हैं कि जो कोशिका है, कोशिका में जो द्रव भरा है, तो वो द्रव केंद्रक के अंदर आ सके और केंद्रक के बाहर जा सके, तो इसलिए छिद्र पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा
केंद्रक द्रव को हम लोग देख लेते हैं। केंद्रक द्रव क्या होगा? जिस तरह से कोशिका में भरे द्रव को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, उसी तरह से केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव कहेंगे। तो आते हैं हम लोग केंद्रक द्रव में। केंद्रक के अंदर अर्ध पारदर्शी तरल व कणिका पदार्थ भरा होता है। कणिकाएं पदार्थ भरा होता है। कणिकाएं मतलब कणिका से युक्त, ठीक है। यह द्रव न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। सबसे पहली बात क्या है? केंद्रक के अंदर जो अर्ध पारदर्शी मतलब पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, कैसा है? थोड़ा अपारदर्शी है। और कणिका में पदार्थ भरा होता है, उसे हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। यह किस चीज़ से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब आप बोलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन को हम लोग कहते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को कंबाइन फॉर्म में हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। इससे मिलकर बना होता है क्या? केंद्रक द्रव हमारा। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, केंद्रक जालिका। तो केंद्रक जालिका क्या है? देखिए केंद्रक जालिका, ऊपर मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको। केंद्रक जालिका ये देखिए, जो सारे ये थ्रेड बने हुए हैं रेड कलर के, सारे क्या हैं? केंद्रक जालिका कहते हैं इसे, जिन्हें हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड। तो आपके 3 पार्ट हो रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट नीचे देखते हैं हम लोग। केंद्रक जालिका, धागेनुमा क्रोमैटिन तंतु केंद्रक जालिका बनाते हैं। इन तंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? इन तंतु को क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। तथा इससे बने जाल को हम लोग न्यूक्लियर रेटिकुलम या केंद्रक जालिका या क्रोमैटिन जाल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो केंद्रक के अंदर धागे के समान संरचनाएं पाई जा रही हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक जालिका कहेंगे, ठीक है। क्या आगे क्या लिखा है? केंद्रक जालिका न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। जो केंद्रक जालिका है यानी जो क्रोमैटिन है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? न्यूक्लिक अम्ल से बने हुए हैं। न्यूक्लिक अम्ल अभी मैंने बताया है क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए होते हैं और प्रोटीन होता है। ये तीनों चीज़ मिक्स होकर केंद्रक जालिका का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, वही बात है, मैंने भी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया है ना, तो आपको यहीं पर बताया जाएगा कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए और आरएनए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डीएनए का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म दिया है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो आपको याद रखना है डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म। इनमें से डीएनए केवल गुणसूत्रों में पाया जाता है तथा आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो किस में पाया जाएगा? केवल क्रोमोसोम में पाया जाएगा। लेकिन आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। मीन्स कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होगा उसमें भी आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। चौथा पोर्शन है हमारा केंद्रिका। तो केंद्रिका को देख लेते हैं क्या है। देखिए केंद्रक में प्रायः 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार सघन संरचनाएं होती हैं, ठीक है। यह हमारा केंद्रक की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये आपको दिखा रही हूँ इसे, ठीक है। और इसमें सघन स्ट्रक्चर बनी होती है, 2 होती है या फिर 3 होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, चलिए दिखाती हूँ डायग्राम ऊपर। ये देखिए, ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं, यही हमारी केंद्रिका है, ओके। आगे आते हैं। तो क्या हो गया? ये झिल्ली या जिन्हें हम लोग केंद्रिका कहते हैं, ये झिल्ली ये किसी झिल्ली या आवरण से नहीं घिरे होते हैं, ठीक है। इनके सिर्फ एक सघन संरचना होगी, कोई भी झिल्ली नहीं होगी इसमें। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम बनाने हेतु आरएनए का संश्लेषण करना होता है। इसका काम क्या होता है? राइबोसोम बनाने वाले, राइबोसोम हम लोग को पता है क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है ना। तो राइबोसोम बनाने वाले आरएनए का संश्लेषण होता है इसमें, जो कि प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर राइबोसोम बनाते हैं। अगर ये प्रोटीन के साथ मिक्स होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? राइबोसोम का फॉर्मेशन करेंगे, जो अभी हम लास्ट वीडियो में पढ़कर आए, ओके। इसी कारण केंद्रिका को संयुक्त राइबोसोम के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइबोसोम के उत्पादन की मशीन क्या है, तो आपको क्या कहेंगे? केंद्रिका को बताएंगे। केंद्रिका जो है हमारी राइबोसोम के उत्पादन की मशीन है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केंद्रक के कार्य, जल्दी से देख लेते हैं। पहला हमारा कार्य है, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है जो कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए, मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करे। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है।
या जीव के लक्षणों की वंशानुगति के लिए उत्तरदायी होता है। मैंने भी बताया है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाना है। जैसे आपके फादर या मदर टॉल हैं तो आप भी टॉल होते हैं, या फिर अगर आपके मदर या फादर में से किसी का कलर फेयर है तो आपका भी फेयर होता है। तो इन्हीं सारे कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? केंद्रक रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, केंद्रक नहीं बल्कि केंद्रक में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए। आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स इसका दूसरा कार्य है, यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। हम सभी को पता है जो कोशिका है उसमें विभाजन होता रहता है, तो कोशिका विभाजन में कौन पार्टिसिपेट करता है? केंद्रक पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जिनसे कोशिकाओं की संख्या में तथा जीवों के भार में वृद्धि होती है। नॉर्मल सी बात है, जब कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, मीन्स 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, 16 से 32, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहेगी तो जो जीव का भार है वो भी तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो की कि केंद्रक जो है हमारी कोशिका को नियंत्रित करता है या कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्लियर? फोर्थ पार्ट है हमारा अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम द्वारा होता है। देखिए, अभी मैंने बताया है कि जो केंद्रक है, केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, ये तो आपको पता है। तो ये काम एग्जैक्टली करता कौन है? एग्जैक्टली ये काम करता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है केंद्रक में वही क्या करेगा? वही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स दे हुए हैं, ये आपको देख लेना है। देखिए जल्दी से इसको। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसी कारण कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। केंद्रक को हम लोग कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केंद्रक कोशिका की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक सजीव कोशिका में केंद्रक आवश्यक पाया जाता है। मीन्स कह रहा है अगर कोई भी कोशिका है और वो जीवित है तो उसमें केंद्रक पाया जाना आवश्यक है। ठीक है, केंद्रक ज़रूर पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट का, यदि किसी कोशिका में केंद्रक उपस्थित है तो वह कोशिका सजीव होगी। ठीक है, यानी कि कोशिका का सजीव होने का एक लक्षण ये भी है कि उसमें केंद्रक पाया जाए। अगर किसी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जा रहा है तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? वो कोशिका हमारी निर्जीव हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? और यदि कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं है तो वह कोशिका निर्जीव होगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके डायग्राम पर, जो कि आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, अच्छे से देख लीजिए। आपका न्यूक्लियस है, ये देखिए, ये आपकी न्यूक्लियोलस है जिसको हमने पढ़ा था। ये क्रोमैटिन्स हैं जो पर्पल कलर के लाइट हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, मीन्स केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। जो केंद्रक की दीवार में यानी वॉल में जो छिद्र हैं वो ये है न्यूक्लियर पोर जिसे कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर इन्वेलप देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है न्यूक्लियर इन्वेलप, आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। ठीक है, और ये जो इसके अगल बगल दिख रहा है, ये सारी चीज़ें जितना भी ये सेक्शन है, तो ये क्या है? ये आपने पढ़ा हुआ है पहले ही, आप बता सकते हैं क्या है? ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका। मैंने जब अंतःप्रदवी जालिका पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये कहाँ पर पाया जाता है? मोस्टली ये केंद्रक की वॉल से लगा हुआ, केंद्रक की मेम्ब्रेन से लगा हुआ ही पाया जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये हमारी क्या है? अंतःप्रदवी जालिका, जिसे हम लोग कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका ये। और कैसी है? रफ है। देखिए ये राइबोसोम लगे हुए हैं इसकी सरफेस पर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है क्लियरली, इसी तरह से जिस तरह से बना हुआ है। आज की वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।